हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए सामान्य हिंदी की क्लासें। यानी कि आज से हम हिंदी की शुरुआत करने वाले हैं। ये पहली क्लास है जो कि जिसमें हम हिंदी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उसका सामान्य जो परिचय है, क्या क्या विशेषताएं उसकी, उसके बारे में बात करेंगे। आज से हिंदी शुरू करने का जो मूलभूत उद्देश्य है वो ये है कि जो आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो आपकी चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस एसआई हो, तो ये जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं इसके अंतर्गत आपके हिंदी का जो है वो महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए विशेष रूप से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 25 क्लासें होंगी हिंदी की। उस 20 से 25 क्लासों के अंतर्गत आपको संपूर्ण हिंदी जो कि आपके सिलेबस में जो आपके यूनिट दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग करवाई जाएगी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सामान्य हिंदी के परिचय की। कि तो सामान्य हिंदी के परिचय की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर हिंदी से संबंधित एक शब्द निकल के आता है, वो है आपका भाषा। क्या निकल के आता है दोस्तों? भाषा। कि जो हिंदी भाषा है, सबसे पहले भाषा कहते किसको हैं ये चीज हमको जाननी होगी कि भाषा कहते किसको हैं, भाषा होती क्या है। तो भाषा के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो इसकी डेफिनेशन निकल के आती है भाषा की, वो है कि भाषा वह साधन है। कौन सा? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने विचार, भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। यानी कि भाषा वह एक माध्यम है, वह साधन है जिसके द्वारा एक मनुष्य अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। किसके साथ में? सरलता, स्पष्टता और सार्थकता के साथ में जब व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं भाषा की अगर हम डेफिनेशन अगर लिखें तो हम कह सकते हैं भाषा, भाषा यानी कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके जिसके माध्यम से माध्यम से एक व्यक्ति एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से माध्यम से अपने भावों एवं विचारों विचारों को सरलता, स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा
कहते हैं। तो ये चीज है, ये डेफिनेशन है किसकी, भाषा की। यानी कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को सरलता, स्पष्टता एवं पूर्णता के साथ व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। तो ये बात समझ में आई कि भाषा होती क्या है। यानी कि भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, यानी कि व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जैसे कि लिखने से तात्पर्य, यानी कि हम कोई बुक लिख रहे हैं या फिर कोई पत्र लिख रहे हैं, तो वो चीज़ किस में आ जाएगी, लिखने में आ जाएगी। और बोलकर, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरी अभिव्यक्ति है, मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ और ये विचार मेरे आप तक पहुंच रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक भाषा का माध्यम हो गया। भाषा के माध्यम से ही मैं अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा हूँ। ये क्या चीज है, भाषा ही है। संकेत, संकेतों की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कोई एम्बुलेंस रोड पे जा रही होती है तो हम समझ जाते हैं, जब वो अपना हॉर्न बजाती है और तो हमको ये मालूम हो जाता है कि कोई इमरजेंसी केस है और इसको बहुत जल्दी जाना है, तो उसके लिए हम रास्ता छोड़ देते हैं। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे अपने आप समझ जाते हैं कि समय समाप्त हो गया है, स्कूल का टाइम हो गया है, घर जाना है अब। तो बच्चे खड़े हो जाते हैं घंटी सुनकर। तो जो घंटी जब बजी तो वो एक संकेत था, किस चीज का, एक भाषा का, यानी कि एक भाव का। तो बच्चे उस चीज को समझ गए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाषा बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ में विचारों के आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भाषा कहते हैं। ये चीज है, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए आगे हम बात करें भाषा की, तो एक चीज निकल के आती है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा जो शब्द है वो कैसे बना। तो उसकी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो भाषा जो मूलभूत जो शब्द है वो आपके संस्कृत की भाष धातु से बना है। किससे बना हुआ है, भाष धातु से बना हुआ शब्द है। कौन सा, भाषा, जिसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ प्रत्यय लगा हुआ है, जिससे भाषा का निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं भाषा की उत्पत्ति की, भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति। तो भाषा जो शब्द है आपका दोस्तों, ये बना हुआ है संस्कृत संस्कृत की भाष धातु से। भाष धातु से बना हुआ है। बात करें भाषा की, तो भाषा बराबर होता है भाष प्लस आ। प्रत्यय क्या बन गया आपका, भाषा। यानी कि भाष धातु में आ प्रत्यय के लगने से किसका निर्माण हुआ, भाषा का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है। तो मैं कह सकता हूं कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। कौन सी है दोस्तों, देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि, हिंदी की, हिंदी भाषा की लिपि, लिपि की हम बात करें तो कौन सी है दोस्तों, वो है हमारी देवनागरी, देवनागरी। अब हम देवनागरी लिपि की जब हम बात कर रहे हैं तो देवनागरी जो लिपि है हमारी, इसका विकास कैसे हुआ, ये कहाँ से आई, तो ये भी बात हमको समझनी होगी। तो देवनागरी जो लिपि है इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से।
हिंदी नोट डाल के लिख सकते हैं हम। हिंदी भाषा की देवनागरी देवनागरी लिपि का विकास लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से। तो ये बात भी मुख्य रूप से याद रखनी है कि जो देवनागरी लिपि है हमारी, उसका विकास किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये बात याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं हिंदी के विकास क्रम की। किसकी बात करते हैं? हिंदी के विकास क्रम की। जब हम हिंदी के विकास क्रम की बात करते हैं कि भाई हिंदी भाषा का जो विकास है वो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो हिंदी की भाषा का जो विकास है, सभी कहते हैं कि संस्कृत से हिंदी का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही बात है। जो सभी भाषाओं की जननी रही है वो संस्कृति रही है। संस्कृत को हम आदि भाषा कह सकते हैं। जैसे हमारे पूर्वज आदि पुरुष थे, ऐसे ही जो भाषाओं की, यानी कि जो कह सकते हैं हम कि कोई भी भाषा है, उस भाषा की अगर कोई जननी रही है तो वो क्या रही है? संस्कृत रही है। तो संस्कृत को हम आदि संस्कृत कह सकते हैं, आदि जननी कह सकते हैं भाषाओं की। तो सबसे पहले जो विकास हुआ वो संस्कृत का हुआ। संस्कृत के बाद में विकास हुआ पाली भाषा का। पाली के बाद में विकास हुआ आपके प्राकृत भाषा का। प्राकृत के बाद में जो विकास हुआ वो हुआ अपभ्रंश का। किसका हुआ? अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश के बाद में जो विकास हुआ वो हुआ हिंदी का। हिंदी का हुआ, उर्दू का हुआ, बंगाली का हुआ, ये जितनी भी भाषाएं जो बोली जाती हैं भारत के अंतर्गत, उन सभी का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश की जो शाखा है, उपशाखा, सौरसैनी उपभ्रंश, उससे मानते हैं हम कि इससे जो विकास हुआ है वो हिंदी का हुआ है। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से। जो किसकी शाखा है? अपभ्रंश की ही शाखा है, जिससे विकास हुआ है किसका? हिंदी का। चलिए, तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि हिंदी का जो विकास है ये वो किससे हुआ है? तो वो आपका सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और सौरसैनी अपभ्रंश किसकी उपभाषा है? तो वो आपकी अपभ्रंश की है। तो एक बार हम देखते हैं कि इसका जो विकास क्रम है वो किस तरीके से है। तो हम कह सकते हैं हिंदी के विकास क्रम की बात कर रहे हैं तो हिंदी का विकास क्रम, हिंदी के विकास क्रम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले संस्कृत, इसके बाद में पाली, इसके बाद में प्राकृत, इसके बाद में अपभ्रंश, इसके बाद में हिंदी। तो ये बात समझ में आई। सबसे पहले संस्कृत, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद में अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। पर्टिकुलर जब हम हिंदी की बात करते हैं कि भाई हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो हिंदी का जो विकास हुआ है वो नोट डाल के और इम्पोर्टेंट कर सकते हो इस चीज को आप। हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका सौरसैनी अपभ्रंश से। हिंदी का विकास, हिंदी का विकास अपभ्रंश, अपभ्रंश की उपशाखा
अपभ्रंश की उपशाखा सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है। तो ये बात याद रखनी है, किससे हुआ है, यानी कि जो हिंदी का जो विकास है वो किससे हुआ है, आपके सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, जो किसकी शाखा है, आपकी अपभ्रंश की शाखा है। तो इतनी सारी बातें यहाँ समझ में आई कि यानी कि जो हिंदी है, जो भाषा है वो भाषा संस्कृत की भाषा धातु से उसका निर्माण हुआ है आप प्रत्यय के साथ में। उसके बाद में हमने बात की लिपि की, जो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, और देवनागरी का जो उद्भव हुआ है वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। हमने बात की हिंदी के विकास क्रम की कि भाई हिंदी भाषा जो है वो कैसे आई, तो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद में पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद में हिंदी। और हम जब पर्टिकुलर हिंदी की बात करते हैं तो ये अपभ्रंश की जो उपशाखा है वो सौरसैनी अपभ्रंश, उससे इसका निर्माण हुआ है, किसका, हिंदी का। तो जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में वो यही पूछा जाता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। हिंदी की जो देवनागरी लिपि है वो उसका उद्भव किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और जो हिंदी भाषा है वो उसका विकास क्रम क्या रहा, विकास क्रम पूछ लेता है। ये जो दे रखा है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी, ये ऑप्शन में देके, ठीक है, ABCD ऑप्शन में देके ये पूछ लेता है वो कि कौन सा क्रम सही है। तो ये आपका क्रम बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद में पूछ लेता है कि जो हिंदी है वो किस भाषा से निकली है, तो अपभ्रंश से निकली है, संस्कृत से निकली है, या फिर किससे निकली है। तो इसकी जो मूल जो शाखा रही है वो अपभ्रंश रही है, और उसके बाद में जो उपशाखा रही है वो रही है आपकी सौरसैनी। तो ये चीजें हमको याद होनी चाहिए, तो इस चीज को आप नोट करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं इसी की, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजें है। हिंदी भाषा, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से परस्पर अपने विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता, पूर्णता के साथ प्रकट करता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से है, जिसका अर्थ है कथन या कहना। भाष प्लस आ प्रत्यय लगा हुआ है, बन गया भाषा। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। इसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है वो रहा है आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी का विकास अपभ्रंश की उपशाखा सौरसैनी से हुआ है। किससे हुआ है, सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया 14 सितंबर 1949 को। ये बात मुख्य रूप से याद रखनी है। कब किया गया, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। आपको पता होगा कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, वो किस दिन मनाते हैं, तो 14 सितंबर को। इस दिन क्या मनाया जाता है, तो आपका हिंदी 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर, 14 सितंबर हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाया जाता है कब, 14 सितंबर को। आगे हम बात करते हैं राजभाषा अधिनियम की। ये पूछा गया है आपके 1967, यानी कि राजभाषा अधिनियम जो बनाया गया वो बनाया गया आपका 1967 में। और इसमें प्रावधान किया गया कि जब तक अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को अपने राज्य की भाषा नहीं मान लेते, तब तक जो राज कार्य किया जाएगा वो हिंदी के साथ में आपका अंग्रेजी में भी किया जाएगा। अंग्रेजी हिंदी के साथ राजभाषा के रूप में कार्य करेगी। ये पूछा गया IAS 2011 में, UPSC में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताओ, हिंदी में
अब ये 10-12 लाइनों में से यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये, कि जब तक हिंदी को समस्त राज्य अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक अंग्रेजी को हिंदी के साथ में राजभाषा के रूप में कार्य करना होगा। तो ये पूछा गया कब? आईएएस 2011 में। अगला जो प्रश्न है वो है, राजभाषा विभाग की जो स्थापना की गई वो 25 जून 1975 को की गई। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो राजभाषा अधिनियम बनाया गया, कौन सा राजभाषा अधिनियम बनाया गया, वो बनाया गया 1967 में, और राजभाषा विभाग की जो स्थापना की गई वो 25 जून 1975 को की गई। ये बात याद रखनी है कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई, तो 25 जून 1975 को। अब अगला है, जो प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को अनिवार्य किया गया, यानी कि ये प्रश्न पूछा गया है कि राजभाषा हिंदी को प्रशासनिक कार्यों में अनिवार्य कब किया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया 2008 में पटवार में। कब पूछा गया दोस्तों? पटवार में पूछा गया। ये प्रश्न है कि हिंदी को प्रशासनिक कार्यों में कब लागू किया गया, तो 1956 से किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1956 से किया गया। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लाइन पूछी भी गई है पटवार 2008 में, तो महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है, यानी कि वर्तमान में जो संविधान है भारत का, उसके अंतर्गत तो 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं को ऑथेंटिकेशन दिया गया है, मान्यता दी गई है कि इन 22 भाषाओं में यानी कि अपने अपने स्टेट के अंतर्गत कार्य किया जा सकता है, और वो मूल रूप से संविधान में वर्णित है। आगे बात करते हैं। आगे जब हम बात करते हैं कि जो संविधान के जो भाग 17 है, संविधान का जो भाग 17 है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से लेके और अनुच्छेद 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से ज्यादातर परीक्षाओं में यहीं से पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 343 से और अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 17 में इसका वर्णन है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 343 खंड 1 की। तो इसमें प्रावधान है कि संघ की जो भाषा है वो क्या रहेगी? आपकी हिंदी रहेगी, और जो लिपि जो होगी, लिखने की जो शैली जो होगी, वो आपकी होगी देवनागरी। ये किस में प्रावधान है? अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो भाषा होगी वो होगी हिंदी, और लिपि होगी वो होगी देवनागरी। ये यहाँ पर कहा गया है कि प्रावधान है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? आपकी देवनागरी। आगे बात करें तो मूल संविधान जब बनाया गया था, उस समय जो संविधान में जो भाषाएं थी वो मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। और जो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं वो विभिन्न विभिन्न आपके भिन्न भिन्न संविधान संशोधन किए गए, उसके अंतर्गत उनको जोड़ा गया। तो यही है, यानी कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़ी गई भाषाएं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई, वो आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। किसके द्वारा जोड़ी गई दोस्तों? यानी कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। प्रश्न पूछता है एग्जामिनर कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया? तो आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को राजभाषा बनाया गया, यानी कि इसको संविधान में जोड़ा गया। 16वीं भाषा की बात करते हैं तो आपकी मणिपुर हो जाती है, 17वीं नेपाली, 18वीं कोंकणी। इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये पूछ लेता है, यानी कि तिथि दे देगा तो भाषाएं पूछ लेगा, और भाषाएं दे देगा तो तिथि पूछ लेगा। तो एग्जामिनर यानी कि मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को कब जोड़ा गया? तो आपके 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इनको जोड़ा गया संविधान में। किसमें? संविधान में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। चलिए, 19वीं आपकी डोगरी, डोगरी भाषा, बोडो, मैथिली, संथाली, इन चारों को जोड़ा गया आपके 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। कब जोड़ा गया दोस्तों? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इनको जोड़ा गया, चारों भाषाओं को। अब यहीं से प्रश्न बनता है कई बार, और कई परीक्षाओं में
प्रश्न पूछे गए हैं, आप सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी को पता होगा, और जो नहीं, जिन्होंने पढ़ा है वो देख लें एक बार कि जो प्रश्न का जो मूलभूत स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग का, वो यही है। हर लाइन में ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक तरीके से प्रश्न भी हैं और उत्तर भी हैं, यानी कि एग्जाम में यहीं से पूछा जाता है। अगर कोई प्रश्न बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, अन्यथा इस टॉपिक में से, इस यूनिट में से नहीं बनेगा। तो ये जो है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार और देख लेते हैं कि संविधान के भाग 17 एवं अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी भाषा का वर्णन है, प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में ये कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में भाषाएं जोड़ी गई, तो जो 15वीं भाषा थी वो आपकी सिंधी थी, जो आपके 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। फिर उसके बाद में आपकी नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई। फिर आपके डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये आपके 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। तो ये मुख्य रूप से हिंदी का जो सामान्य परिचय था, जो सामान्य जानकारी थी, वो मैंने आपको बताई। इसके बाद में जो यहाँ से जो कुछ प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है वो बेसिक रूप से, यानी कि ये एक नींव है, ये आपको पता होना जरूरी है। ये अगर आपको नहीं पता है तो आपके क्वेश्चन का गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इसका पता होना बहुत जरूरी है किसी भी यूनिट को प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि ये आधार है हिंदी का। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ प्रश्नों की जो इस यूनिट से ही बनते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है, यानी कि जो हिंदी है, हिंदी जो भाषा है, उसका जो मानक रूप है, यानी कि परिष्कृत जो रूप है, वो किसके सर्वाधिक निकट है। तो ऑप्शन है खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौज या अवधी। तो देखिए ये तीनों जो भाषाएं हैं, ये तीनों एक तरीके से हम कह सकते हैं, ये जो भाषाएं हैं वो इतनी ज्यादा बड़े क्षेत्र पर नहीं बोली जाती जितनी कि खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली का ही परिष्कृत या मानक रूप हम कह सकते हैं क्या है, हिंदी है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। क्या हो जाएगा दोस्तों, खड़ी बोली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी में कि मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। लिपि चिन्ह आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन है 4, ख, ज्ञ, रे, ण, ये आपके 4 वर्ण हैं। अब इनमें से हमारी जो हिंदी की जो वर्णमाला है उसके अंतर्गत इनमें से किसका लिपि चिन्ह नहीं दिया गया है, दर्शाया नहीं गया है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ली। इसका कोई लिपि चिन्ह नहीं है ली का, इसको कोई भी मानकीकृत रूप से स्वीकार नहीं किया गया है, किसको, ली को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है। जो खड़ी बोली है वो हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। तो दोस्तों जो खड़ी बोली है ये आपकी पश्चिमी हिंदी से निकलती है। किससे निकलती है, पश्चिमी हिंदी से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह पंक्ति निम्न में से किस विकल्प से है संबंधित है। हमने अभी पढ़ा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये किस में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 1 343 के खंड 1 में कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया है। तो 343 में किया गया है। किस धारा में किया गया है दोस्तों, 343 में किया गया है, अभी पढ़ा है हमने इससे पिछले वाले प्रश्न में। आगे बात करते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी यानी कि जो खड़ी बोली हिंदी है उसका किस अपभ्रंश से विकास माना जाता है। तो ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश या सौरसैनी अपभ्रंश। तो राइट आंसर हमें पता ही है किससे है, सौरसैनी अपभ्रंश से है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, कौन सा, सौरसैनी अपभ्रंश।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? हमने पढ़ी कोंकणी है, मणिपुरी है, मैथिली है, लेकिन राजस्थानी नहीं है। कौन सी नहीं है? राजस्थानी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी राजस्थानी भाषा है उसको संविधान में यानी कि शामिल करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है वर्तमान में। हमने देखा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में काफी लोग हैं उच्च स्तर के जो इस चीज को, यानी कि गहलोत साहब ने तो बोल ही दिया था पहले कि हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको भी संविधान में स्थान मिलना चाहिए। तो उसको लेकर राजस्थानी भाषा को लेकर भी वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को भी संविधान में सम्मिलित किया जाए। अब देखते हैं कब मौका मिलता है और कब इसको सम्मिलित किया जाए। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थानी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दोस्तों वो अध्यक्ष बनाया गया था आपके आचार्य नरेंद्र देव को। किसको बनाया गया था? आचार्य नरेंद्र देव को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 47 में एक समिति गठित की गई थी, देवनागरी लिपि सुधार समिति। क्या नाम था उसका? देवनागरी लिपि सुधार समिति उसका नाम था। उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था आपका आचार्य नरेंद्र देव को। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? तो सभी को पता है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो आपकी 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान में कितनी है? तो 22 है। ये बात भी याद रखनी है। आगे बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त हैं? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश किसमें दिए गए हैं? तो दोस्तों वो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 351 में। किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में दिए गए हैं आवश्यक निर्देश कि इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो वो सारे नियम किसमें दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में। और हिंदी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा का जो प्रावधान है वो संविधान में किस अनुच्छेद से और कहां तक किया गया है? तो वो 343 से और 351 तक किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? यानी कि जो राजभाषा है हिंदी, उसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है और राजभाषा शब्द क्यों दिया गया है उसको, उसका अर्थ क्या होता है? तो वो पूछा गया है संपर्क भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में, या किसी विशिष्ट राज्य में प्रयुक्त भाषा के रूप में। तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। जब हम किसी भाषा का प्रावधान करते हैं या किसी भाषा को प्रयुक्त करते हैं तो सबसे पहले तो यही होता है कि हम उसके किसी न किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, चाहे वो विचारों के आदान प्रदान के लिए हो या किसी से कुछ सूचना प्राप्त करनी हो या किसी से कुछ कहना हो, तो मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो कामकाज के लिए प्रयुक्त, यानी कि सरकार के अंतर्गत जो भी कार्य होगा वो हिंदी भाषा में होगा। इसी के लिए उस कार्यकारी भाषा के रूप में इसको प्रयुक्त किया गया है। किसको? हिंदी भाषा को। चलिए, अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। यानी कि हिंदी के संबंध में क्या उपयुक्त नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड ध्वनि का विकास, ड़ ध्वनि का विकास, संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो हमको पता है कि संयोगात्मकता की ओर झुकाव ये सही नहीं है। कौन सा? संयोगात्मकता की तरफ झुकाव ये सही नहीं है, बाकी का ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी हिंदी किस उपभाषा से संबंधित है? जो छत्तीसगढ़ी जो हिंदी है जो आपकी छत्तीसगढ़ आदि में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है, वो उपभाषा से किस उपभाषा से संबंधित है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या बिहारी? तो हम सभी को पता है ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पूर्विया बोलते हैं ना उस क्षेत्र को, ये भाई पूर्विया आ गया, बिहार, छत्तीसगढ़ इस साइड को, तो पूर्विया उसको ही बोलते हैं। तो ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। आगे है, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में संबंध नहीं है? सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या पैसाची अपभ्रंश? तो हिंदी की जो 17 बोलियां है उसका जो अपभ्रंश का जो संबंध नहीं है वो पैसाची अपभ्रंश से नहीं है। पैसाची मुख्य रूप से आपकी आती है सिंधी से संबंधित है पैसाची। यानी कि पैसाची से किस भाषा का विकास हुआ है? तो आपका सिंधी का विकास हुआ है। पैसाची से किसका हुआ है? सिंधी का।
बाकी के ये तीनों हिंदी से संबंधित हैं, सौर सैन्य, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। ब्रजभाषा जो है, ब्रजभाषा आपको पता ही है कि जो भरतपुर और अलवर का कुछ क्षेत्र और मथुरा और इस साइड में बोली जाती है, धौलपुर साइड में जो बोली जाती है, उसका संबंध स्थानीय रूप नहीं है। उसका स्थानीय रूप कौन सा नहीं है? जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी या सीकरवाड़ी, कौन सा नहीं है दोस्तों? तो उसका जो स्थानीय रूप नहीं है वो है आपका सीकरवाड़ी। सीकरवाड़ी रूप नहीं है उसका, बाकी का जादोबाटी, डांगी, सिपाड़ी ये इसके रूप हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ में अब अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाएं किस सन में जोड़ी गई थी? तो आपको पता होगा इनको जोड़ा गया था 1992 में। कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था। आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि जो बागड़ी बोली है उसको सर्वाधिक कौन सी भाषा प्रभावित करती है? तो आपको पता होगा कि ये जो बागड़ी बोली है इसको गुजरात की जो लैंग्वेज है वो ज्यादा प्रभावित करती है। बागड़ी बोली आपको पता होगा कि ये आपके वागड़ क्षेत्र यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है और ये बॉर्डर पर है दोनों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो इसलिए सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करती है आपकी? तो गुजराती प्रभावित करती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। जो मालवी जो बोली है उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है दोस्तों? तो रतलाम, देवास, उज्जैन और रायपुर। तो दोस्तों ये जो रायपुर है ये इसका क्षेत्र नहीं है, क्योंकि रायपुर मेरे हिसाब से ये महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसलिए ये इसका नहीं है। रतलाम, देवास और उज्जैन ये तो पूरा मालव क्षेत्र था ही, तो इसमें तो मालवी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। दक्षिणी भोजपुरी भोजपुरी का परनिष्ठित रूप है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र गोरखपुर, बनारस, बलिया आदि है। तो दोस्तों इसका जो भोजपुरी जो बोली है इसकी जो उत्पत्ति है वो अर्धमागधी से हुई है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 343 ही है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी भाषा है जो सम्मिलित नहीं है? दोस्तों भोजपुरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भोजपुरी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, बाकी की उर्दू, संथाली और नेपाली ये सम्मिलित हैं आपके। हाँ जी, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना रिव्यू दें। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।